So this is lecture number 10 of alternating current, and in this section we are going to study about LC oscillation. LC oscillation, and we will do some questions based on LC oscillation, and then we will study about the use of phasor diagram. Use of phasor diagram, right? तो सबसे पहले हम LC ऑसिलेशन पढ़ते हैं. सो LC ऑसिलेशन समझिए इसको. इसमें बेसिकली इस सर्किट में एक इंडक्टर होगा, एक कैपेसिटर होगा. तो पहले हम ये दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये आपके पास कैपेसिटर है और यहाँ हम स्विच बना लेते हैं और ये आपके पास इंडक्टर है एंड दिस. तो इनिशियली हम क्या ले रहे हैं, ये जो कैपेसिटर है इसको हम फुल्ली चार्ज ले रहे हैं. तो इनिशियली दिस कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड. और अगर ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड है तो फॉर एग्जांपल इस पे है Q0 चार्ज, तो ये हो गया पॉजिटिव Q0, ये प्लेट पॉजिटिव, और ये हो गया माइनस Q0 यानी ये हो गया निगेटिव प्लेट. इनिशियली स्विच जो है वो ओपन है और कैपेसिटर जो है इट इज़ फुल्ली चार्ज्ड. अगर बताइए कि अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड है तो इस कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर में, उसका फॉर्मूला होता है, चार्ज है इस पे Q0 तो Q0 स्क्वायर अपॉन 2C. यानी कि कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज्ड है तो इनिशियल एनर्जी जो इसमें स्टोर्ड है वो है Q0 स्क्वायर अपॉन 2C. और ये जो एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर में किस फॉर्म में? बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में. समझ में आया? अच्छा, अब जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया, क्या किया? स्विच क्लोज किया, तो क्या होगा कि कैपेसिटर अपना एनर्जी डिसिपेट करेगा, जिसके कारण से सर्किट में करंट दौड़ेगा. और इस दौड़ने वाले करंट से जो ये आपका इंडक्टर है, फिर ये इंडक्टर चार्ज करना स्टार्ट करेगा. इंडक्टर चार्ज करना स्टार्ट करेगा, इंडक्टर एनर्जी स्टोर करना चालू करेगा. तो यहाँ से फिर नेक्स्ट स्टेप हम बात करते हैं कैपेसिटर डिस्चार्जिंग के बारे में, कि जैसे ही हमने स्विच क्लोज किया कैपेसिटर डिस्चार्ज करना स्टार्ट होगा. अब क्या होगा कि जो कैपेसिटर का प्लेट है उस पे जो चार्ज है वो डिक्रीज करना स्टार्ट होगा और इंडक्टर जो है वो चार्ज करना स्टार्ट करेगा. और कुछ टाइम के बाद कैपेसिटर जो है वो फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा और इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो जाएगा. और जब इंडक्टर फुल्ली चार्ज होगा, फुल्ली चार्ज्ड, तब जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, उसको हम लिखते हैं हाफ LI स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर. और ये जो एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी स्टोर्ड, ये किस फॉर्म में होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होगा. तो ये याद रखिएगा. तो आप क्या देख रहे हैं कि इनिशियली हमने चार्ज्ड कैपेसिटर, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर लिया, स्विच क्लोज किया, कैपेसिटर डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेगा, इंडक्टर चार्ज करना स्टार्ट करेगा. तो इनिशियल एनर्जी था ये, फाइनल ये कन्वर्ट हो गया एनर्जी में ये. तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी जो है दैट इज Q स्क्वायर अपॉन 2C प्लस हाफ LI स्क्वायर वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि जितना ये एनर्जी डिसिपेट कर रहा है उतना ये एनर्जी स्टोर कर रहा है. तो ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है. और ये कांस्टेंट का क्या मतलब है कि जितना, एक बार क्वेश्चन भी आया था कि जब आप एक कैपेसिटर को इंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो कितना एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट होगा. तो इनिशियली चार्ज्ड कैपेसिटर पे एनर्जी था Q0 स्क्वायर अपॉन 2C. अब ये जब एनर्जी डिसिपेट होगा तो इंडक्टर जब बन रहा होगा तो वो वायर से बनेगा, वायर में रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस मतलब हीट डेवलप. तो कितना हीट डेवलप होगा? इस एनर्जी के बराबर. तो पूछा था एक बार क्वेश्चन कि कितना हीट डिसिपेट होगा, तो इस एनर्जी के बराबर. तो ये भी याद रखिएगा. अच्छा, ये जो कांस्टेंट एनर्जी ऑसिलेट हो रहा है वो किसके बराबर है? इसी के तो बराबर है, Q0 स्क्वायर अपॉन 2C. ये है कॉन्सेप्ट LC ऑसिलेशन. यहाँ क्या हो रहा है, इंडक्टर और कैपेसिटर में एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है, इसलिए टॉपिक का नाम हमने रखा है LC ऑसिलेशन. ठीक है. अच्छा, अब क्या होगा
जब ये कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर के दोनों प्लेट पर चार्ज 0 हो गया और इंडक्टर क्या होगा, इंडक्टर अब फुल्ली चार्ज हो गया। और जब इंडक्टर फुल्ली चार्ज होगा तो करंट इसमें आई मैक्स बहेगा। इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो गया और इंडक्टर में फुल्ली चार्ज होने के कारण इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो किसके फॉर्म में होगा, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। तो क्या आप यहां से लिख सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी डिसिपेट किया कैपेसिटर Q0² / 2C, ये टोटल कन्वर्ट हो गया हाफ L, और करंट मैक्सिमम है तो हाफ LI मैक्स का होल स्क्वायर। एंड ये प्रोसेस फिर स्टार्ट होगा, फिर इंडक्टर का एनर्जी लॉस होगा, कैपेसिटर गेन करेगा, कैपेसिटर फुल्ली गेन कर जाएगा, इंडक्टर का चार्ज खत्म, फिर कैपेसिटर लॉस करेगा। सो ऐसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है। तो ये जो एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है, एनर्जी ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन इंडक्टर एंड द कैपेसिटर, बिटवीन कैपेसिटर एंड द इंडक्टर। ये जो फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशन का, ये जो एनर्जी का ऑसिलेशन है, इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा, उसको लिखते हैं 1/√/LC। तो दिस इज व्हाट, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी। क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, ये फॉर्मूला आया कैसे? हाँ, ये फॉर्मूला आता है इसी को जब आप डिफरेंशिएट करिएगा टाइम के साथ में, तो टाइम के साथ डिफरेंशिएट करिएगा तो आपके पास एक फॉर्म आएगा। मैं आपको एक बेसिकली ओवरव्यू देता हूँ। एक फॉर्म आएगा आपके पास d2Q/dt² प्लस 1/LC Q = 0, ये फॉर्म आएगा। इसको जब आप टाइम के साथ में डिफरेंशिएट करिएगा, फिर जब आप इसको स्टैंडर्ड एसएसएम के फॉर्म से कंपेयर करिएगा, स्टैंडर्ड एसएसएम का फॉर्म क्या होता है, d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x = 0। तो ओमेगा स्क्वायर 1/LC के बराबर है, तो ओमेगा 1/√/LC के बराबर होगा। और आपको पता है जब आप एसएचएम में इस इक्वेशन का बेसिकली फाइनल रिजल्ट निकालते हैं तो वो आपके पास आता था x = a sin ω_t + phi। सिमिलरली जब आप इस इक्वेशन का रिजल्ट फाइनली रिजल्ट निकालिएगा तो ये आपके पास आएगा Q = Q0 sin ω_t + phi। बेसिकली ये रिजल्ट है इस इक्वेशन का। जैसे एसएचएम में ये इक्वेशन इसका रिजल्ट होता था, समझ में आया? इसमें आपको टर्म पे ध्यान देना पड़ेगा। इसमें Q0 क्या है, बताइए Q0 क्या है? ये तो इनिशियल मैक्सिमम चार्ज था जो कैपेसिटर पे था, चेक करिए, ठीक है। ओमेगा क्या है, हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी, और फाई क्या है यहाँ पे, इनिशियल फेज। इतना आपको समझ में आना चाहिए। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिससे बेसिकली जो एनर्जी है वो ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन इंडक्टर एंड द कैपेसिटर। समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन भी करके देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एलसी ऑसिलेशन का। एलसी ऑसिलेशन का फाइनल कैलकुलेशन भी यही है कि ये फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, और ये फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो ये फॉर्मूला आपके पास आया। अब आप क्या करिए, हम अब क्या कर रहे हैं, इनिशियल स्टेट की बात कर रहे हैं। इनिशियल स्टेट मतलब t = 0 पे। तो बताइए t = 0 पे जब आपने ये जो प्रोसेस है इसको स्टार्ट किया था तो आप कैपेसिटर पे कितना चार्ज लेके चल रहे थे, Q0। यानी कि क्योंकि कैपेसिटर इनिशियली फुल्ली चार्ज था, Q0 चार्ज था उस पर, यानी t = 0 पे जो चार्ज था वो Q0 के बराबर है, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसको यहाँ पे रख दीजिए तो आपको इनिशियल फेज मिल जाएगा। तो जब आप इसको यहाँ पे रखिएगा तो Q0 आ जाएगा, Q0 sin ω_t + phi, और t 0 रखेंगे, ठीक है। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो खत्म ही हो गया। अच्छा देखिए, Q0 से Q0 खत्म, तो यहाँ से देखिए sin phi आ गया आपके पास 1, और अगर sin phi 1 है तो बताइए phi कितना हो जाएगा, π/2, क्योंकि sin 90 डिग्री आपके पास होता है 1, तो phi हो गया π/2 यानी कि 90 डिग्री। तो क्या आप इनिशियल ये इक्वेशन को लिख सकते हैं, इनिशियल इक्वेशन मतलब t = 0 पे, तो t = 0 पे ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Q = Q0 sin ω_t + π/2। बताइए π/2 क्या है, इनिशियल फेज, t = 0 पे फेज कितना था, और Q0 क्या है, मैक्सिमम चार्ज जो पहले कैपेसिटर पे था, ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी। सो आपके पास ये इनिशियल इक्वेशन है t = 0 पे।
अच्छा, सिंस ये साइनोसॉइडल फंक्शन है तो अब हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन करेंगे, अब हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे फेजर का। तो बताइए इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा। तो t इक्वल टू 0 पे बात करें तो t इक्वल टू 0 पे जो इनिशियल फेज है वो है π/2। तो ये हो गया आपका π/2, ये हो गया आपके पास Q0, ये हो गया 0, ये हो गया -Q0। ठीक है, तो ये t इक्वल टू 0 पे इस इक्वेशन का फेजर है। अब आपसे क्या बोलेगा, अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि कितने टाइम बाद कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, वो टाइम बताना है। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपके पास कि कितने टाइम बाद एनर्जी जो है वो इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में इक्वल शेयर होगा। तो इन दो क्वेश्चन को करके देखते हैं, पर ये आपको इनिशियली फेजर इस इक्वेशन का पता होना चाहिए। डन। सो पहला क्वेश्चन देखिए, कितने टाइम बाद कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा। या यूं आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज 100% ट्रांसफर टू मैग्नेटिक एनर्जी। कितने टाइम बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी 100% ट्रांसफर टू मैग्नेटिक एनर्जी, वो टाइम बताना है। सो क्वेश्चन समझ में आया। अब आप देखिए, जो हमने एक क्वेश्चन लिखा था Q इक्वल टू Q0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो t इक्वल टू 0 पे जो इनिशियल फेज था वो ऐसा था। अब क्या होगा कि आपको पता है ये फेजर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, फेजर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो कैपेसिटर पे t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम था Q0। कैपेसिटर को फुल्ली डिस्चार्ज होने के लिए आपको पता है कि ये फेजर ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा और फाइनली यहाँ पे आ जाएगा 0 डिग्री पे। तब इस कंडीशन पे यहाँ पे अगर ये फेजर यहाँ से यहाँ आ गया, फाइनल पोजीशन देखिए, तब जो है कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, या यूं कहिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी 100% मैग्नेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो फेजर कितना घूमा, 90 डिग्री घूमा। तो अब आप देखिए 360 घूमने में टोटल टाइम पीरियड लगता है t, 1 डिग्री घूमने में t/360, तो 90 डिग्री घूमने में t/4 टाइम लगेगा कैपेसिटर को फुल्ली डिस्चार्ज होने में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को 100% ट्रांसफर होने में मैग्नेटिक एनर्जी में। मेथड नंबर 2 देखिए, आपको पता है थीटा इक्वल टू ओमेगा टी के बराबर होता है। कितना घूमना चाहिए ताकि कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा। इनिशियल था ये 90 डिग्री घूमेगा, मतलब π/2 घूमना चाहिए। ओमेगा होता है 2π/t, ये टाइम निकालना है। तो देखिए पाई से पाई खत्म, ये 2 2 जा 4 आएगा और t, तो t इक्वल टू 2t/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कितने टाइम बाद एनर्जी विल बी इक्वली शेयर्ड बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। मतलब कि पूछा है वो टाइम बताइए कि जब आप एनर्जी इंडक्टर और कैपेसिटर में आधा आधा हो जाएगा, इक्वली शेयर्ड। तो कैपेसिटर हाफ ऑफ द टोटल की बात करते हैं, क्योंकि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा दैट विल बी हाफ ऑफ द टोटल, तभी तो ये एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली शेयर होगा बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो t टाइम बाद कैपेसिटर पे जो बेसिकली हाफ होगा तो दैट विल बी Q²/2c। इसका हाफ होना चाहिए मैक्सिमम, ये हाफ होना चाहिए, ये बेसिकली हाफ होना चाहिए मैक्सिमम का। मैक्सिमम कितना था Q0/2c, Q0²/2c। तो यहाँ से चार्ज आ गया जो कैपेसिटर पे बचा इक्वल शेयर होने के बाद, दैट इज Q0/√2। तो देखिए इनिशियल था चार्ज Q0, फेजर बनाते हैं तो Q0/√2 जाने में फाइनल देखिए Q0/√2 चला गया चार्ज कैपेसिटर पे चार्ज, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये चार्ज बचा कैपेसिटर पे। तो कितना डिग्री एंगल जाएगा, तब Q/√2 होगा, Q0/√2 होगा, 45 डिग्री एंगल जाना चाहिए। तो फेजर 45 डिग्री एंगल घूमेगा। तो 360 में t घूमता है तो 1 डिग्री में t/360, तो 45 में t/360 इंटू 45। तो t/8 टाइम में जो एनर्जी होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास बोला है Q इक्वल टू Q0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। आपसे पूछा है करंट बताइए और रेट ऑफ चेंज इन करंट मतलब di/dt बताइए। तो पहले करंट निकालने के लिए क्या इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दे टाइम के साथ में। तो देखिए आपके पास इक्वेशन था ये, इसको हम डिफरेंशिएट कर दिए टाइम के साथ में, तो dq/dt वो i हो जाएगा। Q0 कांस्टेंट है तो Q0 साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और यहाँ ओमेगा टी में से ओमेगा बाहर जाएगा और ये पूरा टर्म ऐसे ओमेगा टी प्लस π/2। तो ये आपके पास आ गया i इक्वल टू Q0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस π/2।
अब पूछा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी इसका वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसको वापस से डिफरेंशिएट करिएगा di/dt। तो देखिए Q0 कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और ओमेगा टी में से एक ओमेगा बाहर चला जाएगा, तो ओमेगा बाहर चला गया, तो आपके पास देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आ गया माइनस Q0 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस π/2। याद नहीं रखना है, डिफरेंशिएशन कैसे किए ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि फेजर डायग्राम का हम यूज कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन से देखिए आपके पास गिवन है I = 3 साइन ओमेगा टी प्लस 0 प्लस 4 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो आपको बताना है इस दोनों का रिजल्टेंट बनाइए, यानी कि रिजल्टेंट करंट का इक्वेशन निकालिए। तो देखिए 0 डिग्री पर, यानी कि 0 डिग्री पे आपके पास मैक्सिमम में 3, तो देखिए 0 डिग्री पे हमने 3 ड्रॉ कर लिया, फेजर बना रहे हैं। और π/2 यानी कि 90 डिग्री पे आपके पास है मैक्सिमम 4, तो ये 4। अब इसका रिजल्टेंट बताना है, तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा 5। तो आई जो फाइनल रिजल्टेंट इक्वेशन बनेगा दैट विल बी 5 साइन ओमेगा टी। अब फाई कैसे निकालेंगे, यहाँ से tan थीटा लगाइए, tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 4/3, तो फाई आ गया 53 डिग्री। तो ये फाइनल रिजल्टेंट फॉर्म आ गया।